हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एंशियंट इंडिया का नेक्स्ट चैप्टर द वैदिक एज कवर करने जा रहे हैं। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर करेंगे और वैदिक लिटरेचर्स के बारे में जानना चाहेंगे कि वैदिक लिटरेचर्स क्या होते हैं। ओके, सो आफ्टर द एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, what we see is beginning of a new civilization which is known as the Vedic age. वैदिक एज तब शुरू होता है जब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होते हुए देखते हैं। ओके, सो ऑलराइट, नाउ दो हम लोग जानना चाहेंगे कि व्हाट इज द वैदिक पीरियड। हम लोग किस पीरियड को वैदिक पीरियड कहते हैं। तो 1500 बीसी से लेके 500 बीसी तक के एरा को हम लोग वैदिक पीरियड कहते हैं। ओके, ये वो समय था जब वेदास लिखे गए थे, वेद लिखे गए थे। ऑलराइट, तो हमने ये देखा कि वैदिक कम्युनिटी जो कि एक लिंग्विस्टिक ग्रुप थे, लैंग्वेज के आधार पे जो एक कॉमन लैंग्वेज बोलने वाले एक पेस्टोरल पीपल थे, जो पशुचारण करवाया करते थे, नोमैडिक थे, घुमक्कड़ थे, वो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट फ्रंट पे इन्वेट करते हैं। ओके, और धीरे धीरे वो सप्त सिंधु क्षेत्र को से होते हुए यमुना के किनारे तक कवर करते हैं। ओके, फिर यही लोग लेटर पीरियड में 1000 बीसी के बाद धीरे धीरे इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में पूरा फैल जाते हैं। इस समय में उन्होंने वेदों की रचना की और इनका एक कॉमन लैंग्वेज हुआ करता था, वैदिक संस्कृत लैंग्वेज। सो इफ वी आर आस्क्ड कि हु वर आर्यंस, ओके, सो आर्यंस वर नॉट अ सेपरेट रेस। ये कोई एक डिस्टिंक्ट रेस नहीं थी, ये एक लिंग्विस्टिक ग्रुप था जो सेमी नोमैडिक थे। ठीक है, रुकते थे, पशुचारण करते थे, आगे बढ़ते थे। ओके, और ये एक इंडो आर्यन लैंग्वेज जो थी वैदिक संस्कृत, ये बोला करते थे। ओके, नाउ वैदिक एज वाज स्टार्टेड अराउंड 1500 बीसी विथ एडवेंट ऑफ आर्यंस इन इंडिया। 1500 बीसी में जब आर्यन रेस के लोग भारत पहुंचते हैं, तब वहां से वैदिक एज का शुरुआत होता है, वैदिक सभ्यता का शुरुआत होता है। अब ये आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य का मतलब होता है ऐसे लोग जो हाई बर्थ से बिलोंग करते हैं, नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको आर्य कहा जाता है। ओके, अभी वैदिक एज के बारे में जानने के लिए हम लोग को जो सोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ वैदिक टेक्स्ट हैं, जिससे हम लोग वैदिक एज के बारे में जान पाते हैं और उसकी हिस्ट्री समझ पाते हैं। ओके, हम लोग ने देखा कि आर्यंस ने ही वैदिक टेक्स्ट की रचना की। जो हमारे चारों वेद हैं, उपवेद हैं, हमारे उपनिषद हैं, वेदांग हैं, ये सारी चीजें आर्यंस ने ही लिखी। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि भारत के नॉर्थ वेस्ट फ्रंट पे इन्वेजन होता है आर्यंस का। ओके, तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर आर्यन बेसिकली रहने वाले कहां के थे, उनकी ओरिजिन कहां थी। ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहा है और अलग अलग लोगों का अलग अलग मत रहा है इसके बारे में। लेकिन जो मोस्टली एक्सेप्टेड पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि एक
इंडो यूरोपियन इमिग्रेशंस हुई। ओके, जो सेंट्रल एशिया से होते हुए भारत की तरफ आए। ओके, तो ये जो आर्यन इन्वेजन थियरी है कि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पे जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंट है उस पे आर्यन का आक्रमण हुआ और उन्होंने शायद इंडस वैली लोगों को हरा के इस जगह पे अपना अधिकार स्थापित किया। ये एक हाइपोथेसिस है जो कि 20वीं शताब्दी में डेवलप हुई है। ओके, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग जो मत है वो, जैसे सेंट्रल एशिया और यूरोप से ओरिजिन है आर्यंस का, ऐसा मैक्स म्यूलर ने कहा था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि नहीं, ये तिब्बत के लोग थे जो भारत में आए। बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक रीजन इनका घर बताया है। और डॉक्टर संपूर्णानंद और एसी दास ने इन्होंने बताया कि नहीं, वेद जो आर्यन थे ये भारत के ही मूल रहने वाले थे। ओके, लेटर पीरियड में जो जेनेटिक स्टडीज कंडक्ट की गई, जैसे राखी गढ़ी से एक फीमेल का जो मिलता है अवशेष, उसका जो डीएनए स्टडी हुआ, और भी बहुत सारी स्टडीज हुई, उसने जो आर्यन इन्वेजन थियरी है उस पर पूरा डाउट क्रिएट किया है। ओके, सो इट माइट बी पॉसिबल कि आर्यंस यहीं के रहने वाले थे, लेकिन इसका भी अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिला है। और अभी तक कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है बहुत क्लियर जो बोले कि आर्यंस बाहर से आए थे। लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड पॉइंट ऑफ व्यू है ये इंडो यूरोपियंस थे जो सेंट्रल एशिया से होते हुए इंडिया आते हैं। राइट, जैसे हम लोग इसमें देखते हैं इमेज में कि ये यूरोप का पार्ट है ब्लैक सी के ऊपर, इधर से होते हुए सेंट्रल एशिया से होते हुए ये हिंदू कुश क्रॉस करके इधर सप्त सिंधु क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ये आते हैं और बाद में ये इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में फैलते हैं और कुछ और समय बाद ये साउथ इंडिया की तरफ माइग्रेट करते हैं। ओके, अभी एविडेंस क्या है ये आर्यंस माइग्रेशन की, जो आर्यन इन्वेजन थियरी है, इसको जो करेक्ट करते हैं ऐसे एविडेंसेस क्या है? तो बहुत ज़्यादा हम लोग को कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बोगजकोई टेबलेट इंस्क्रिप्शन। बोगजकोई का टेबलेट जो इंस्क्रिप्शन है ये ईस्टर्न तुर्की में मिलता है, जिसको अब तुर्की कहते हैं। इसमें जो जिन भगवान देवताओं का नाम मेंशन है वो है इंद्र, वरुण, नासत्य, जो कि ऋग्वैदिक देवता माने जाते हैं। ऑलराइट, नाउ देर आर ऑल्सो फ्यू सिमिलरिटीज इन हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा एंड अवेस्ता। अवेस्ता एक सेक्रेड बुक है जोरास्ट्रियंस की और ऋग्वेद सेक्रेड बुक है आर्यंस की। इनके जो कुछ सूक्त हैं, हाइम्स हैं, इनका आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है और इसी सिमिलरिटीज़ ने हिस्टोरियंस को ये सोचने में मजबूर किया कि शायद ये दोनों एक कॉमन ओरिजिन के हों और बाद में अलग माइग्रेट हुए हों। अब हम लोग देखते हैं कि वैदिक जो सिविलाइजेशन थी ये जियोग्राफिकली कहाँ तक इनका एक्सटेंड था। जैसा मैंने बताया कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में ये पहले आते हैं और सप्त सिंधु, जो सिंधु नदी है और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, उस क्षेत्र में इन्होंने अपना पहले अधिकार जमाया, क्योंकि यहाँ पे ये 7 नदियाँ ड्रेन हुआ करती थी। इसमें से सिंधु नदी, झेलम, ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज और सरस्वती नदी थी। ओके,
तो सरस्वती नदी जैसा हम लोग जानते हैं कि अब लुप्त हो चुकी है, लेकिन वैदिक पीपल के लिए सरस्वती नदी का बहुत इंपॉर्टेंस था। इसको नदीत्मा भी कहा जाता था, मोस्ट सेक्रेड थी ये। ओके, तो ये जो ऋग्वैदिक नाम है नदियों के, जैसे झेलम को वितस्ता, व्यास को विपाप्सा, चेनाब को अस्किनी, रावी को पौरिष्णी, सतलज को शतुद्री, ये चीजें कही जाती थी। इस क्षेत्र में आर्यों ने अपना अधिकार जमाया। आर्यों के पास सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी। ये चैरियट्स, रथ जो होते थे उनको यूज करते थे, घोड़े यूज करते थे, और इस वजह से इन्होंने अपना इस क्षेत्र में डोमिनेंस स्थापित किया। पॉलिटिकल डोमिनेंस, मिलिट्री डोमिनेंस के वजह से इनको मिला। ओके, नाउ ये हिंदू कुश क्रॉस करके ये आते हैं इस क्षेत्र में, और इस पूरे क्षेत्र में इन्होंने अपना अधिकार जमाया, यमुना नदी के किनारे तक। ऋग्वैदिक एज में, लेटर वैदिक पीरियड में हम लोग देखते हैं कि ये गंगा और उसको क्रॉस करके फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, वैदिक एज को हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक अर्ली वैदिक एज है जिसको हम लोग ऋग्वैदिक एज कहते हैं, ये 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी का टाइम है। और फिर लेटर वैदिक एज है जो 1000 से 500 बीसी का टाइम है। इसमें जो और दूसरे वेद हैं, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इनकी रचना की जाती है। अर्ली वैदिक एज में ऋग्वेद की रचना की जाती है। ओके, तो हम लोग जब वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो वैदिक एज को इन दो टाइम फ्रेम में रख के पढ़ेंगे। ओके, जैसा मैंने बताया कि ऋग्वैदिक कल्चर वो ऋग्वेद संहिता पे बेस्ड था, और लेटर वैदिक कल्चर ये जो 3 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन पे बेस्ड था। और इनके अलावा जो और वॉल्यूम्स रह गई हैं ऋग्वेद की, लाइक वॉल्यूम 1, 8, 9 और 10, इन चारों को इस लेटर वैदिक पीरियड में ही लिखा गया। ओके, ब्राह्मण्स, अरण्यक्स, उपनिषद, वेदांग, ये सारी चीजें हम लोग को लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिलती हैं। अब वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ होता है नॉलेज, ज्ञान, और वेदों को श्रुति कहा जाता है। ओके, श्रुति का मतलब जो सुना गया हो और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इसको बता के, याद करा के इसको ट्रांसमिट किया गया हो। कई शताब्दियों तक यही परंपरा चलती आई, वेदों को याद करके आगे के जनरेशन में पास किया जाता रहा। बाद में ये वेद 11वीं सेंचुरी में जाकर के लिखे गए। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और हर वेद के 4 अंग हैं, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। जैसे अगर ऋग्वेद हो तो ऋग्वेद के ये 4 पार्ट होंगे, यजुर्वेद हो तो यजुर्वेद के भी 4 पार्ट होंगे, सामवेद हो तो उनसे जुड़े भी और अथर्ववेद से भी जुड़े ऐसे 4 पार्ट होंगे, जो इन ऋग्वेदों को फर्दर डिस्क्लोज करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उस पर टीका करते हैं, कमेंट्री करते हैं, और हमको वेदों को समझने में आसानी होती है। वैदिक लिटरेचर, वैदिक सभ्यता को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वैदिक लिटरेचर्स को समझना।
हमको समझना पड़ेगा कि कौन कौन से वैदिक लिटरेचर हैं और उनमें क्या मेंशन है। ओके, तो वेदों पे जो बेस्ड लिटरेचर्स हैं वो वैदिक लिटरेचर्स हैं। आर्यंस और वैदिक पीरियड के बारे में जानने के लिए सबसे बड़ा सोर्स ये वैदिक लिटरेचर ही है। लिखने से पहले वेद ओरल फॉर्म में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास किए जाते थे। अगर हिंदुइज्म को समझना हो, सनातन धर्म को समझना हो, तो हमको वेदों को समझना पड़ेगा, उनके सैक्रेड लिटरेचर्स जो हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और इन लिटरेचर्स को दो कैटेगरी में बांटा गया, श्रुति और स्मृति। जैसा मैंने बताया कि वेदों को श्रुति में रखा जाता है, ओके, वैसे ही स्मृति भी एक कैटेगरी है जिसमें कुछ टेक्स्ट रखे जाते हैं। तो श्रुति में 4 वेद आते हैं। 4 वेद से ही उनके फिर अंग जो हैं, संहिता, अरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, ये उस श्रुति पे ही बेस्ड होते हैं। और स्मृति पे वेदांग, उपवेद, उपांग और दर्शन, ये स्मृति पे बेस्ड होते हैं। ओके, अब श्रुति और स्मृति पे में डिफरेंस क्या है? श्रुति का मतलब जो सुना गया हो, इसको ईश्वर के शब्द माने गए हैं, ईश्वर ने स्वयं ही आकर के इसको प्रोपगेट किया है। और स्मृति है जो याद किया गया हो, ये ह्यूमन इंटेलेक्ट से बनी हुई चीजें होती हैं। ओके, तो श्रुति को हम लोग डिवाइन ओरिजिन का मानते हैं। ये ऑथरलेस है, इसको कोई लिखा नहीं है, ये बाद में इसको पेन डाउन किया गया। ओके, बट द नॉलेज वॉज इटसेल्फ गिवन बाय द गॉड्स। और स्मृति जो टेक्स्ट हैं, ये ह्यूमन इंटेलेक्ट के, ह्यूमन इंटेलिजेंस के प्रोडक्ट हैं और इसके कोई ना कोई पर्टिकुलर ऑथर हैं। स्मृति जो होती है ये श्रुति से ही इंस्पायर्ड होती है, लेकिन इनका इंपॉर्टेंस श्रुति से थोड़ा कम होता है। श्रुति जो होती है यही मुख्य है और इस पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता है, ये अकाट्य सत्य है। तो 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और उनके साथ जो संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद हैं, ये श्रुति में है। ओके, स्मृति मेमोरी बेस्ड होती है और ह्यूमंस ने उसको बनाया, हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने उसको लिखा। ओके, मेजर स्मृति स्क्रिप्चर्स क्या हैं? स्मृति में क्या आते हैं? वेदांग, उपवेद, उपांग, धर्मसूत्र, शास्त्र। ओके, और जो 6 सूत्र हैं, 18 पुराण, इतिहास, जो एपिक्स हैं हमारे, रामायण, महाभारत, ये सब स्मृति स्क्रिप्चर्स में आते हैं, स्मृति टेक्स्ट में आते हैं। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स वेदा, हम लोग वेद को एक एक करके अब देखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं, 4 वेद हैं। ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट है, इसमें 1028 सूक्त हैं जिसको हाइम्स कहते हैं। सामवेद ये सेकंड वेद है, इसमें सबसे पहले सिंगिंग का रेफरेंस है। ओके, इस लयबद्ध एक वेद है। यजुर्वेद ये प्रार्थनाओं के लिए है। तीसरा वेद, चौथा वेद अथर्ववेद, इसमें मैजिक स्पेल्स हैं, चार्म्स हैं, जो हम लोग आगे
और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखेंगे। ओके, सो ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट कॉन्स्टेंटली यूज्ड रिलीजियस स्क्रिप्चर ऑफ द वर्ल्ड। ऋग्वेद सबसे पुराना लगातार यूज होता हुआ एक वो धार्मिक पुस्तक है जिससे पुराना विश्व में और कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है। ये सबसे पुरानी इंडो यूरोपियन टेक्स्ट भी है। इसमें 1028 हाइम्स हैं, सूक्त हैं, जो कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए लिखे गए हैं और पंचभूतों के लिए लिखे गए हैं। पंचभूत कौन से हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड स्काई। ये पंच महाभूत हैं। इनके प्रेज में और ईश्वर के प्रेज में, देवताओं के प्रेज में लिखे गए हैं। सबसे पुराने जो इसमें 10 मंडल हैं। ये 10 बुक्स का कंपोजिशन है। ओके, ऋग्वेद में 10 वॉल्यूम्स हैं जिसको मंडल कहा जाता है, 10 मंडल हैं। तो सबसे पुराने जो मंडल है, ऐसा माना जाता है कि दूसरे से लेके 7वां मंडल ये सबसे पुराना है, ये सबसे पहले आया। पहला और 10वां मंडल जो है ये सबसे यंगेस्ट हैं और ये लेटर एडिशंस हैं। ऐसा माना जाता है कि इसको लेटर वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में जोड़ा गया है। जो 10वां मंडल है ऋग्वेद का, इसमें पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त से ही कास्ट सिस्टम, वर्ण व्यवस्था के बारे में हमको जानकारी मिलती है। ओके, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद में हमको देखने को मिलता है कि ऐसे टॉपिक्स कवर होते हैं जैसे हाउ यूनिवर्स वाज क्रिएटेड, द पावर ऑफ गॉड्स, द आर्ट ऑफ लिविंग, हाउ टू लिव योर लाइफ, राइटियसनेस, विथ राइटियसनेस, धर्म के साथ कैसे अपने आचरण को सही रखते हुए कैसे जीवन यापन करना चाहिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। ऐसी चीजें, ऐसे टॉपिक्स हमको ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं। ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ है प्रेज नॉलेज। ओके, ऋग्वेद के सबसे मुख्य देवता, जो प्रमुख डाइटी हैं, चीफ डाइटी हैं, वो हैं इंद्र। और जो दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट देव हैं वो हैं अग्नि। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र हमें देखने को मिलता है और ऐसा माना जाता है कि तीसरे मंडल को ऋषि विश्वामित्र ने लिखा हुआ है। ओके, तो अलग अलग ऋषि परिवारों ने, ऋषियों ने मिलके इसको कंपोज किया है। तो अंगिरस जो ऋषि फैमिली है, इन्होंने 35%, जो टोटल हाइम्स हैं 1028 हाइम्स, उसका 35% अंगिरस ने लिखा। जो कण्व ऋषि फैमिली है, इन्होंने 25% लिखा। ओके, तो ऋग्वेद में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं अबाउट द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड, अबाउट the importance of the gods, okay, numerous pieces of advice for living a satisfying and a successful life. ऋग्वेद के अनुसार जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति प्रजापति से हुई है। प्रजापति इनिशियल गॉड है, सबसे पहले देव हैं, और वही एक प्रिंसिपल बेसिस है क्रिएशन के, उत्पत्ति के कारक हैं। द हाइम्स नोन एज सुक्ता व कंपोज टू बी यूज्ड इन रिचुअल्स। जो सुक्त है इसको कंपोज किया गया रिचुअलिस्टिक पर्पज के लिए। ओके, नाउ द सेकेंड वेदा, दैट इज साम वेद।
ये मोस्टली इसमें जो हाइम्स हैं वो ऋग्वैदिक हाइम्स ही हैं। ओके, 75 वर्सेस सिर्फ ऐसे हैं जो इसमें नए हैं, और इसमें टोटल 1549 वर्सेस हैं। जो फेमस ध्रुपद राग है वो सामवेद से लिया गया है, और सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। सामवेद से रिलेटेड 2 उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और डांस का रूट जो है वो हमको सामवेद में देखने को मिलता है। सामवेद को एक टेक्स्ट की तरह नहीं पढ़ा जाता, इट इज लाइक अ म्यूजिकल स्कोर शीट दैट मस्ट बी हर्ड। ओके, ये गायन करके पढ़ा जाता है। ओके, नाउ यजुर्वेद deals with the procedure for the performance of sacrifices। सैक्रिफाइसेस कैसे की जाती हैं, बलि का प्रावधान कैसे है, ये लिखा हुआ है। इसमें कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद नाम के 2 भाग हैं। ओके, तो कृष्ण जैसा नाम है ब्लैक एंड डार्क, यहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं मिलती हैं। ओके, और शुक्ल इज वाइट एंड ब्राइट विच इज वेरी क्लियर। The hymns written here are very clear. Okay, the oldest layer of Yajurveda has 1875 verses, right? 1875 verses mostly taken up from the ऋग्वेद। जो सबसे यजुर्वेद के जो सबसे पुराने वर्सेस हैं, जो सबसे पहले लिखे गए, वो ऋग्वेद से लिखे गए। तो हम लोग देखते हैं कि सामवेद का भी आधार ऋग्वेद था और यजुर्वेद का भी आधार ऋग्वेद ही है। ओके, सतपथ ब्राह्मण एक ब्राह्मण ग्रंथ है जो कि शुक्ल यजुर्वेद पे बेस्ड है, और शुक्ल यजुर्वेद पे बेस्ड एक संहिता है जिसका नाम है वाजसनेयी संहिता। वाजसनेयी संहिता। चार संहिता जो कृष्ण यजुर्वेद पे बेस्ड हैं वो है तैत्तिरीय, मैत्रेयानी, कथा संहिता और कपिस्थला संहिता। ये बेसिक डेटा है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ओके, नाउ अथर्ववेद। अथर्ववेद में डेली प्रोसीजर ऑफ लाइफ, आप रोजमर्रा के जीवन में आपको कौन से प्रोसीजर फॉलो करने चाहिए, ये लिखा गया है। इसमें 730 हाइम्स हैं, 6000 मंत्र हैं और 20 पुस्तकें हैं। ऐसा माना जाता है कि इसको पिप्पलाद ऋषि और शौनक ऋषि ने लिखा हुआ है। कॉल्ड वेदा ऑफ मैजिकल फॉर्मूला। ओके, इसमें कर्मकांड, इसमें मैजिक, इसमें सारी वो चीजें मिलती हैं जो डेली प्रोसीजर को फॉलो करती हैं। ओके, सो इट हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स अबाउट which Veda is related to magic and charm. So you will have to remember this, that Atharvaveda is the Veda in which such things are given. ऐसा माना जाता है कि अथर्ववेद के जो हाइम्स हैं, जो सूक्त हैं, ये ओरिजिनल हैं, ये बारोड नहीं है ऋग्वेदा के। जैसे कि हम लोगों ने सामवेद और यजुर्वेद में देखा कि उसके जो मोस्ट ऑफ द हाइम्स वर टेकन फ्रॉम ऋग्वेदा, लेकिन इसमें ये ओरिजिनल हैं, इसको लिखा गया है, ये ऋग्वेद पे बेस्ड नहीं है, और इसलिए ही इसको माना जाता है कि ये नॉन
आर्यन वेद है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये नॉन आर्यन वेद है। ओके, नॉन आर्यन वर्क है ये। इसके ब्राह्मण का नाम है गोपथ ब्राह्मण। इसके उपवेद का नाम है शिल्प वेद। शिल्प इज आर्किटेक्चर। This Veda contains hymns, many of which were charms and magic spells, which are meant to be pronounced by the person who seeks some benefit, or more often by a sorcerer who would say it on his or her behalf. Okay. जादू टोना ये सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं, वो किसी पर्सनल बेनिफिट के लिए लोग यूज करते हैं। okay. अब ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में हम लोग देखते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ये एक प्रोज टेक्स्ट है और इसमें जो वेदों के सूक्त हैं, जो हाइम्स हैं, उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है और हर एक वेद का अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ है, जैसा हम लोगों ने पीछे देखा। जो सैक्रिफाइसेस सेरेमनी होती हैं, ओके, जो सैक्रिफिशियल सेरेमनीज होती हैं, उसके रूल्स क्या हैं वो इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ को, जो कि यजुर्वेद से रिलेटेड है। अब अरण्यक क्या है? अरण्यक वो पुस्तकें हैं जिनको फॉरेस्ट बुक कहा जाता है। इनको जंगलों में रह के ऋषियों ने लिखा अपने शिष्यों के लिए। ये ब्राह्मण ग्रंथ का कंक्लूजन है, सारांश है। लेकिन इनके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि ये एक सेपरेट ग्रुप ऑफ लिटरेचर की तरह क्वालिफाई करती हैं। ओके, ये राइट्स और रिचुअल्स के बारे में नहीं बताती, ये कर्मकांड के बारे में नहीं बताती, ये मेडिटेशन के बारे में बताती हैं, ये फिलॉसफी के बारे में बताती हैं, ये मिस्टिसिज्म और मॉरल वैल्यूज के बारे में बताती हैं। दे वर्क एज अ ब्रिज बिटवीन कर्म मार्ग एंड ज्ञान मार्ग। तो कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग के बीच में एक पुल की तरह ये काम करती हैं, ब्रिज की तरह काम करती हैं। कर्म मार्ग ये ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा बताया गया और ज्ञान मार्ग उपनिषद के बारे में उपनिषद से मिलता है हमें। उपनिषदों में पूरी फिलॉसफी है और इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करते हैं अरण्यक। ओके, नाउ मीनिंग ऑफ उपनिषद इज टू सिट नियर समवन। हम लोग उपनिषद देखते हैं, ओके, सॉरी, हम लोग उपनिषद देखते हैं, इसका मतलब होता है कि किसी के पास बैठना। और द मोटिव ऑफ सिटिंग नियर समवन वाज टू गेट नॉलेज फ्रॉम समवन। 108 उपनिषद हैं और ये फिलोसॉफिकल टेक्स्ट हैं। ये लाइफ की फिलॉसफी, यूनिवर्स, सेल्फ, बॉडी, सेक्रीफाइसेस, इन सब के पीछे जो फिलॉसफी है उसके बारे में है। और ऐसा माना जाता है मोस्टली कि जो वैदिक लिटरेचर का अंत है वो उपनिषद है। कभी कभी ऐसा कहा जाता है, फिर भी इसको भी वेदांत हम लोग कहते हैं, लेकिन वेदांत हम लोग एक अलग तरीके का लिटरेचर भी देखेंगे। उपनिषद को भी वेदांत माना जाता है। ये वेदों का अंत है, इसके बाद कुछ नहीं है। आपने उपनिषदों को समझ लिया, आपने वेदों को समझ लिया। द फोकस ऑन द अल्टीमेट गोल ऑफ द वेदास विच इज टू अचीव द मोक्षा और सुप्रीम ब्लिस एंड सजेस्ट द पाथ ऑफ नॉलेज टू अचीव द सेम। इन्होंने ये बताया कि जो वेदों में अल्टीमेट गोल है बताया गया है वो है मोक्ष और परमानंद, और उसको प्राप्त करने के लिए जो ज्ञान, जो रास्ता में अपनाना है वो है ज्ञान मार्ग का रास्ता।
और उपनिषद इन्हीं चीजों के इन सर्कल अराउंड करते हैं। ये आत्मा के बारे में बात करते हैं, ये सेल्फ के बारे में बात करते हैं। ओके? सबसे बड़ा उपनिषद मंडूक्य उपनिषद है, जिससे सत्यमेव जयते लिया गया है। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है स्टेट सर्विस एग्जाम्स के लिए। जो सबसे पुराना उपनिषद है वो बृहदारण्यक उपनिषद है। छंदोग्य उपनिषद में क्या है, इसमें जो पहले 3 आश्रम हैं उसके बारे में बताया जाता है, और मैरिज, शादी कितने प्रकार की होती है इसके बारे में बताया गया है। ओके? जो एक बहुत फेमस यम और नचिकेता का संवाद है, कन्वर्सेशन है, यह हमें कठोपनिषद में देखने को मिलता है। तो वेदों में, वैदिक लिटरेचर्स में जो टाइप्स ऑफ मैरिज बताया गया है, ये 2 तरह से हम समझेंगे। एक जो वर्ण सिस्टम है उस पे डिपेंडेंट है, और दूसरा है कि कितने प्रकार के मैरिज देखने को मिले। तो एक अनुलोम मैरिज, वर्ण सिस्टम में हम लोग देखते हैं एक अनुलोम मैरिज और एक प्रतिलोम मैरिज। ओके? जब अपने ही वर्ड में, अपने ही कास्ट में शादी होती थी तो उसको अनुलोम मैरिज कहा जाता था, और प्रतिलोम मैरिज वो मैरिज है जब इंटरकास्ट मैरिजेस होती थी। ओके? इंटरकास्ट मैरिजेस में डिफरेंट वर्ड में जाकर के, जब एक लड़की अपने लोअर वर्ड में जाकर के, लोअर कास्ट में जाकर के शादी करती थी तो उसको प्रतिलोम मैरिज कहा गया है। और ये रेयर केस होता था, लेकिन ये वेदों में सैंक्शन नहीं मिलता है इसका। ओके? वेदों में इसके बारे में कोई हम लोग को नॉलेज नहीं मिलती है कि यहाँ पे कुछ सैंक्शंस मिले हों, लेकिन हम लोग देखते हैं कि उपनिषदों में जाकर के ये चीज देखने को मिलता है। मैरिज टाइप की बेसिस पे हम लोग देखते हैं ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, अर्श विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, पैशाच विवाह और राक्षस विवाह। इस तरीके की 8 प्रकार की मैरिजेस देखने को मिलती हैं। ओके? इस टेबल को आप लोग देख लीजिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, वेदांत। वेदांत आ एंड ऑफ द वेदास, और इसमें वेदों का मुख्य जो गोल है उसके बारे में लिखा गया है। इसमें सैक्रिफाइसेस, जो बलि होती थी, जो कर्मकांड होते थे, इसको गलत माना गया है। ओके? और ये वैदिक पीरियड के लास्ट फेजेस में वेदांत लिखे गए हैं, और ऐसा माना जाता है कि वेदांत जो है ये महर्षि व्यास द्वारा दिया गया। वेदांतों को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। इसमें जो उपनिषदों की फिलोसॉफिकल टीचिंग्स हैं उसके बारे में देखने को मिलता है। इसमें रिचुअल्स के बारे में, सैक्रिफाइसेस के बारे में, जो ब्राह्मण में दिए गए हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में, ऐसा कुछ नहीं है। ये उपनिषद बेस्ड टेक्स्ट हैं जो वेदों के मोटिव को समझाते हैं। ऑलराइट? नाउ वेदांग। वेदांग आर लिम्स ऑफ द वेदा। ओके? ये सप्लीमेंट्री टेक्स्ट हैं जो वेदों को समझने के लिए लिखे गए। ये श्रुति में क्वालिफाई नहीं होते हैं, ये स्मृति ग्रंथ में आते हैं। ओके? तो ये सूत्र के फॉर्म में लिखे गए हैं, वेदांग सूत्र के फॉर्म में लिखे गए हैं, और 6 सूत्र हम लोग को देखने को मिलते हैं।
शिक्षा सूत्र, कल्प सूत्र, ज्योतिष सूत्र, व्याकरण सूत्र, निरुक्त और छंद। शिक्षा में करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, फोनेटिक्स ये देखने को मिलता है। कल्प सूत्र में रिचुअलिस्टिक साइंस, ज्योतिष में एस्ट्रोनॉमी के बारे में हम लोग देखते हैं। व्याकरण डील्स विथ ग्रामर, निरुक्त एटिमोलॉजी, एक्सप्लेन द रीजन व्हाई ए पर्टिकुलर वर्ड हैज बीन यूज्ड। ओके, छंद आर मैट्रिक्स, डील्स विद द वैदिक मीटर। ओके, अब उपवेद क्या है? उपवेद आर अप्लाइड नॉलेज, okay, which are traditional literatures which deal with subjects which are technical in nature, such as economics, military science, music, dance, medical science. So applied knowledge is considered under Upaveda. Okay, आयुर्वेद, धनुर्वेद ये ऋग्वेद से रिलेटेड है। सॉरी, आयुर्वेद ऋग्वेद से रिलेटेड है, धनुर्वेद यजुर्वेद से रिलेटेड है, गंधर्ववेद सामवेद से रिलेटेड है और अर्थवेद अथर्ववेद से रिलेटेड है। तो ये अप्लाइड नॉलेज है, जो वेदों से नॉलेज ग्रहण किया गया है उसको अप्लाई करके एक सब्जेक्ट क्रिएट किया गया जिसको उपवेद में रखा गया। ओके, अब पुराणास क्या है? पुराणास का अर्थ होता है ओल्ड। ओके, they were the religious sectarian literature of later times। जो 4वीं से 6वीं शताब्दी में लिखी गई रिलीजियस टेक्स्ट थी, लिटरेचर थी, इनको पुराण कहा गया। तो इसमें ब्राह्मणिकल, सोशल एंड रिलीजियस वैल्यूज देखने को मिलते हैं। ओके, शेड लाइट ऑन द इमर्जेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस। हिंदू धर्म में जो रिलीजियस, जो धार्मिक प्रैक्टिसेस कैसे इवॉल्व हुई, कब कब कैसी चीज़ें इवॉल्व होती गई, ये पुराण में हम लोग को देखने को मिलता है। 18 महापुराण होते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं ब्रह्म महापुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, भगवत पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण। इस तरह से 18 पुराण हम लोग को देखने को मिलते हैं। पुराणों में जो चीज़ें मेंशन हैं उससे हम लोग को कुछ एंशियंट टाइम्स की जो डायनेस्टीज थी, जैसे हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग और गुप्त काल तक के कुछ राजाओं और डायनेस्टीज के बारे में नॉलेज मिलता है। सो दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल नॉलेज। ये प्राचीन समय के जो हमारे लीजेंड्स हैं, कथाएं हैं, उस बारे में पुराणों में कहा गया है। ओके, राजा और उसके वंश के बारे में किसी न किसी डायनेस्टी और वंश के बारे में देखने को मिलता है। हमारे ब्रह्मांड का हिस्ट्री देखने को मिलता है, इसका क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है। और हिंदुइज्म की फिलॉसफी, हिंदुइज्म किस फिलॉसफी पे काम करता है, उसको हम लोग डिटेल फॉर्म में पुराणों में देखते हैं। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित, ये सारी चीज़ें हम लोग को समझनी पड़ेंगी। सर्ग ये वर्ल्ड, विश्व के जो क्रिएशन है उसके बारे में बताता है। प्रतिसर्ग ये रिक्रिएशन के बारे में बताता है। मनवांतर ये अलग अलग जब मनु आते हैं उनके बीच के जो पीरियड्स हैं उसको क्लियर करता है। वंश क्या है? ये देवताओं के और जो प्रमुख महर्षि थे, ऋषि थे, उनके वंश के का जो कालक्रम है उसको समझाता है। और वंशानुचरित्र जो होती हैं ये रॉयल डायनेस्टीज होती थी, जो राजा होते थे उनकी डायनेस्टीज के बारे में बताया जाता था। ऐसा माना जाता था कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी नामक 2 वंश हुआ करते थे, जिसके बारे में हम लोग को डिटेल्स देखने को मिलती है पुराणों में। आश्रम व्यवस्था में हम लोग देखते हैं 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ,
वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचर्य में आप स्टूडेंट हुड को सेलिब्रेट कीजिए, गृहस्थ में हाउस होल्ड, वानप्रस्थ में पार्शियल रिनंसिएशन, मतलब अब आप धीरे धीरे सन्यास के मार्ग पे जा रहे हैं, और सन्यास में कंप्लीट रिनंसिएशन, आपको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं रह जाता है। और आश्रम व्यवस्था यह विमेन और शूद्रों के लिए नहीं हुआ करती थी। ओके। इसके अलावा हम लोग एपिक्स पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, जो 2 एपिक्स हैं, संस्कृत एपिक्स, रामायण और महाभारत। ये ओरल भी है और ये रिटन फॉर्म में भी है। रामायण इज कंसिडर्ड एज द आदि काव्य, ये सबसे पुराना काव्य माना जाता है, जिसको वाल्मीकि ने लिखा, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। इसमें 7 कांड हैं और 24,000 वर्षेस हैं, श्लोक हैं। महाभारत वेदव्यास ने लिखा, इसमें 18 पर्व है और 1,00,000 वर्सेस हैं। ओके। महाभारत लॉन्गेस्ट नोन एपिक है, ओके, जिसमें 1,00,000 वर्सेस 1.8 मिलियन वर्ड्स यूज हुए हैं, शब्द यूज हुए हैं, और रामायण का ये 4 गुना है लंबा। सो दोस्तों, हम लोगों ने देखा वैदिक एज, वैदिक पीरियड के बारे में इंट्रोडक्शन देखा। हम लोगों ने देखा कि आर्य लोग कौन थे, उनका ओरिजिन कहाँ था, उनका सप्त सिंधु क्षेत्र में प्रवेश और जियोग्राफिकल एरिया जो वो कवर करते थे आने के बाद। हम लोगों ने देखा वेदों के बारे में जाना, हम लोगों ने वैदिक लिटरेचर्स को समझा। अब आने वाले वीडियो में हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन को और डीपर जा करके पढ़ेंगे, टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट रिवर्स, उनका इकोनॉमी कैसा था, उनकी सोशल लाइफ कैसी थी, क्या मेजर इवेंट्स हुए, इस चीज़ को हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।